कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा आज आई थिंक लेक्चर नंबर 10 है, 10 या 11 है। ठीक है, जो भी होगा थंबनेल में पता लग ही जाएगा। हाँ, तो आज हमारा नया टॉपिक चालू होने वाला है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट कवर हो चुका है हमारा, जिसके अंदर हमने मैग्निफिकेशन तक और मिरर फॉर्मूला तक कवर कर लिया है, सारे डायग्राम्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्लेक्शन थे वो भी हम खत्म कर चुके हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। आई होप आप लोग ने ये वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होगा, ये मैंने होमवर्क पे दिया था आपको। ठीक है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट चालू करने से पहले हम इन दो क्वेश्चंस का अपना आंसर यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले दे देते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो सस्ता क्वेश्चन है बहुत। चलिए, सस्ते क्वेश्चन को थोड़ा महंगा बनाया जाए अच्छी राइटिंग के साथ। तो क्या बोल रहा है हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। ये थोड़ा चल नहीं रहा बढ़िया से, अच्छी राइटिंग बनाएंगे। अच्छी राइटिंग के बिना काम कहाँ होता है यार। हाँ, तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ मैं लिख देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर का क्या गिवन है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर गिवन है और हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास फोकल लेंथ के लिए, r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास फोकल लेंथ निकल आएगा। कितना निकल के आएगा फोकल लेंथ? 32/2, 16 आ जाएगा। तो हेयर इज द आंसर। जो फोकल लेंथ है हमारा वो है 16 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव का। कौन सा मिरर दिया है हमारे पास? ये मिरर दिया है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुनी बड़ी है किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। और रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है एक एक करके पहले। एक और बात, हाँ, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले आपको सारे डेटा को नोट डाउन कर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है, पहले तो ध्यान रखना है मेरे पास है क्या? कॉनकेव मिरर। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन भी फॉलो करेंगे। कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हमारे पास है, तो उसके लिए क्या क्या गिवन है? यू गिवन है। यू हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है वी, और हमें गिवन है मैग्नीफिकेशन। सिंपल यहाँ पे मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सर मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना गिवन है? 3 मतलब मैग्नीफिकेशन हमारे पास रहेगा 3V। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -V/U। अब हमारे पास V भी हमारे पास क्या रहता है? नेगेटिव है V, U भी नेगेटिव है। ठीक है, V तो ऑलरेडी नेगेटिव होता ही है। किसके लिए? अपने कॉनकेव मिरर के लिए। और ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, मैग्नीफिकेशन यहाँ आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन हमारे पास 3 है, इंटू यू कर देंगे, इक्वल टू माइनस का V। ठीक है, अब हम यू की वैल्यू रख देंगे 10, यहाँ आ जाएगा। तो V हमारे पास आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे V को इधर भेजे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 30 को इधर भेजे तो -30 आ जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा दूँ, तो अगर यहाँ पे बोल दिया जाए फोकल लेंथ निकाल, तो यहाँ पे आराम से फोकल लेंथ भी निकल जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाए। चलिए, एक स्टेप और आगे बढ़ाते, सेकंड वाले पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे निकालते हैं फोकल लेंथ। इसके फोकल लेंथ क्या निकल गया हमारे पास? फॉर्मूला है 1/b माइनस 1/+1/u इक्वल टू 1/n। तो 1/b मतलब हमारे पास हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 30, हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 अपॉन में 30 1/n। तो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ रहा है निकल के? तो हो जाएगा 30/-4।
तो ये हो जाएगा एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। फोकल लेंथ यहाँ पे निकल के आ रही है माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। ये एक स्टेप मैंने आगे और बढ़ा दिया है ताकि आपके हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जितने भी हमने फॉर्म में अभी डिस्कस करी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता, वहाँ से हम लोग मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, या फिर खाली अगर हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी जाता, वहाँ से भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की हाइट निकाल लें। ठीक है, चलिए अब अपना टॉपिक को चालू करते हैं, और टॉपिक है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट पढ़ते हैं। चलिए, तो लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल along a straight line path इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ बोला जा रहा है कि लाइट हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर दिखता है कि वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हो अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम एंटर करे, डज इट स्टिल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो अभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा और चेंजेस इज डायरेक्शन, या फिर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ डे टू डे एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल से हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बॉटम ऑफ द टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब यहाँ पर एक फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस फिनोमिना का नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये है केस आपका एपरेंट डेप्थ का। किसका केस है, एपरेंट डेप्थ का। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आप किसी टैंक या पॉन्ड में, ठीक है, जिसके अंदर पानी भरा है, अगर वहाँ पे देखते हो तो उसका सरफेस जो होता है, लोअर सरफेस, बॉटम सरफेस, थोड़ा सा अप हमें दिखता है जब भी पानी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम टैंक के अंदर या फिर पॉन्ड के अंदर पानी को देखते हैं, तो वो थोड़ा सा उसका सरफेस थोड़ा सा अप दिखता है, बट वो एक्चुअल उसका डेप्थ नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ कुछ और होता है। तो यही बात, वो वाली बात बताई जा रही है। तो सिमिलरली, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab। तो यहाँ पे ये केस ग्लास स्लैब के लिए भी ट्रू है। तो ग्लास स्लैब को अगर आप किसी लेटर्स के ऊपर रखते हैं, मतलब आपने कुछ किसी पेज पे लिखा है कुछ चीज़, ठीक है, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे तो आपको क्या दिखेगा, लेटर्स या फिर वो वर्ड्स जो भी पेज पे आपने लिखे हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा, सरफेस थोड़ा ऊपर दिखेगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई डज इट हैपन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। तो हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन द वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी पेंसिल को किसी ग्लास टम्बलर के ऊपर या फिर किसी ग्लास के अंदर, कांच के ग्लास बोल दीजिए, किसी ग्लास के ऊपर अगर रखा है, अंदर रखा है, तो इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड। क्या लगता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस लगता है। आप देखिएगा, ग्लास ग्लास लीजिएगा, ग्लास के अंदर पानी वो पेंसिल या पेन रख दीजिएगा, तो आपको क्या दिखेगा, जो जितना पार्ट वो पानी के, जितना पार्ट पानी के अंदर रहेगा, ठीक है, जितना पार्ट आपका पेंसिल या पेन का पानी के अंदर रहेगा, ये पूरा नहीं डुबाना है, पार्शली आपको क्या करना है, इमर्ज करना है। तो उसका जितना पार्ट आपका इमर्ज रहेगा वो थोड़ा सा डिस्प्लेस आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा खिसका हुआ आपको दिखेगा वहाँ पर। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, जिसके कारण आपका ऐसा फिनोमिना देखने को मिल रहा है। एयर से वाटर आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है, और दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यहाँ पे टर्म आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के अंदर आपका एक टर्म आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके कारण आपका ये फिनोमिना अकर हो रहा है एपरेंट डेप्थ का और डिस्प्लेसमेंट का। You might have observed that a lemon kept in a water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size then viewed from the side। तो यहाँ पे लेमन के भी बोला जा रहा है कि लेमन अगर ग्लास टम्बलर के अंदर आपने रखा है तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज दिखे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट बेसिस है, आपको अगर इसको अच्छे से फील करना है तो आप एक बार ये सारे एक्सपेरिमेंट जो लिखा है या जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप खुद करके देखिएगा, तो आपको एक अच्छा सा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर अगर जब इस पार्ट को देखेंगे ना, जब समझेंगे ना, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारे पार्ट। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बोला जाए कैसे हम इस एक्सपीरियंस को डील करेंगे या फिर कैसे इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर द केस अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्शियली इमेज्ड इन द वाटर। यहाँ पे केस ले लिया गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल का,
ठीक है। अगर ये केस आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो ये वाला, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे इसके ऊपर। तो द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। और कंपेयर्ड टू अ पार्ट ऑफ आवर वाटर दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है भाई, जो मैंने आपको बताया, जितना पोर्शन आपका पेंसिल क्या रहेगा, पानी के अंदर इमर्ज रहेगा, उतने पार्ट की जो इमेज है, मतलब जो आपको दिखेगा, ठीक है, उसकी जो रे की डायरेक्शन हो जाएगी, लाइट रे की डायरेक्शन हो जाएगी, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। पानी के अंदर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइट क्योंकि एयर से वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन आपको पता है लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है, जिसके कारण जो पेंसिल का एक्चुअल जो आपको दिखेगा उसके अंदर, वाटर के अंदर, वो थोड़ा डिस्प्लेस दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द इंटरफेरेंस फॉर displays at the interface. For similar reason, the letters appear to be raised when seen through the glass slab placed over it. Thus, the pencil appears to be displaced in same extent if instead of water we use liquid like kerosene and tarpine. Will the letters appear be raised in the same height if we replace the glass slab with a transparent plastic slab? You will be find to be extent of the effect of a different for different pair of a medium. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम ये वाटर लिया है, ग्लास स्लैब लिया है, इसकी जगह अगर हम कोई दूसरा लिक्विड सरफेस रख ले, या फिर कोई भी दूसरा पर्टिकुलर ग्लास स्लैब रख ले, फिर प्लास्टिक स्लैब रख ले, या फिर कोई और दूसरे टाइप का स्लैब रख ले, तो क्या हमें सेम एक्सटेंट पे ही सारी चीज़ दिखेगी? मतलब अगर पानी के अंदर पेंसिल का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो क्या वो सेम डिस्प्लेसमेंट आपका किसी और लिक्विड के लिए रहेगा, जैसे केरोसिन हो गया, तारपीन हो गया, ऑयल हो गया, या उसके लिए भी सेम ही रहेगा एक्सटेंट? और अगर ग्लास स्लैब में जितने हाइट पे अगर लेटर रेज हो रहा है, तो क्या प्लास्टिक स्लैब में भी उतना ही लेटर रेज होगा? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, और मीडियम का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना उसका ज़्यादा कैपेसिटी, ठीक है, डिस्प्लेस करने का या फिर राइज करने का। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स के बेसिस पे थे, और दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट, अगर बीट करते, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका हर मीडियम पे लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। डायरेक्शन आपका हर मीडियम के लिए चेंज होता रहेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक डायग्राम के साथ इसको अच्छे समझते हैं। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, फिर एक वाइट बोर्ड ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइट बोर्ड का इंतजाम कर लेते हैं। टूल के अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक वाइट बोर्ड का इंतजाम कर लिया है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं पहले एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक तरफ, और एक तरफ क्या बताता हूँ, आपका रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाता हूँ। रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी इसी एपरेंट डेप्थ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये रहेगा आपका एपरेंट डेप्थ का मतलब जो आपका राइज होता है ना, उसके बारे में। इधर इधर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका सरफेस, ठीक है, ये आपका सरफेस है, यहाँ पे आपका एयर आ जाएगा, ये आपका दूसरा मीडियम वाटर। ठीक है। देखते हैं अगर लाइन ड्रॉ हो सके तो करते हैं। लाइन भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। आपको समझने से मतलब, लाइन फाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं, ये मैंने ड्रॉ कर दी एक नॉर्मल। ठीक है। अब यहाँ केस देखिए, तो यहाँ पे दो मीडियम होते हैं, दो टाइप के मीडियम आपको देखने को मिलेगा। एक होता है रेयर, एयर आपका रेयर मीडियम है, और एक होता है डेंसर। ठीक है। तो ये दो टाइप के मीडियम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये आपका सरफेस जाएगा वाटर सरफेस। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं मछली बनाने वाला हूँ। ठीक है। ये मेरी प्यारी सी एक मछली है। अब यहाँ पर आपकी इस तरफ कहीं आंखें हैं, ये आपकी आ गई आँखें।
तो आप पानी को ऊपर से देख रहे हो और आपको ये मछली दिखाई दे रही है। अब एक्चुअल आपको मछली कहाँ दिखाई देगी वो मैं बताता हूँ। तो एक आपका ये रहा, एक रिफ्लेक्शन आपका ऐसा होगा, एक रिफ्लेक्शन आपका ऐसे होगा, इस तरफ सीधा जाएगा और सीधा यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल, ठीक है। और एक रिफ्लेक्शन होगा वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ देखें, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर, तो लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्थ, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट ट्रेवल करती है रेयरर टू डेंसर, तो लाइट क्या रहेगी, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला केस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी, एक्चुअल पाथ जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, ठीक है। एक्चुअल इसको लाइट स्ट्रेट लाइन में हमें पता ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट मीडियम का चेंज हो गया, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इन दोनों का अलग अलग है, जिसके कारण यहाँ पे बेंडिंग हो गया, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है, जिस एंगल पे जाती है उस एंगल में टकरा के वापस आती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि लाइट का बेंडिंग हो जा रहा है। और अगर मैं इसी रिफ्लेक्शन को पीछे मिला दूँ, एक्सटेंड कर दूँ पीछे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं मीट कर रही है, ये वाली रेज नॉर्मल से जो गई है, नॉर्मल से वापस आई है, ये वाली रेज, तो ये वाली रेज यहाँ पर एक्सटेंड कर रही है, तो आपको एक जो इमेज मिलेगी वो आपको कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मछली की एक्चुअल डेप्थ ये रहा, ये आपका एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये जो आपका डेप्थ निकल के आया है, ये आपका क्या है, एपरेंट डेप्थ, यही आप क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो यही इसी कारण से आपका क्या होता है, वाटर सरफेस के ऊपर या फिर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर आपको इमेज थोड़ी सी ऊपर देखने को मिलेगी। तो आपको एक्चुअल जो इमेज देखने को मिलेगी, अगर आप देखते हो पानी के सरफेस से, तो आपको मछली कुछ थोड़ा सा इतना डिस्टेंस ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, आई होप आपको ये वाला केस समझ आ गया होगा। चलिए, तो आप ये जो तीन आपके पास जो एक्टिविटीज़ है, इसको रीड करके आइएगा, ठीक है। तो अगले वाले पार्ट में हमारे पास कितने, चार एक्टिविटीज़ है, चारों एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे कल, इसके ऊपर, ग्लास लैब के ऊपर। तो हमारा कल का टॉपिक रहेगा ग्लास लैब, और ग्लास लैब को अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो क्या करना है पता है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कर रहा है तो चैनल करना है सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और आप लोग कमेंट करते नहीं हो, भाई कर दिया करो, अच्छा लगता है, ये कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। क्लास 10 चल रहा है भाई, बढ़िया साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतने बढ़िया डिटेल में लेक्चर सारे जा रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कर दिया करो भाई कमेंट, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि वो भी साइंस का आनंद ले सकें, फिजिक्स को अच्छे समझ पाएँ, ठीक है, और इस डायरेक्ट चैप्टर को जहन में बसाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।